Hello students, today I am going to give you Hindi description of questions and answer of chapter number 8 Silk Road, that is prescribed in class 11th English book Hornbill. So the first question is, the article has been titled Silk Road. इस आर्टिकल का नाम सिल्क रोड क्यों रखा गया है? Why the article has been titled as Silk Road? इस जो आर्टिकल है, जो कि एक जर्नी है कैलाश मानसरोवर यात्रा की, उसको उसका सिल्क रोड नाम क्यों दिया गया है? द आर्टिकल हैज़ बिन टाइटल्ड सिल्क रोड बिकॉज द प्रोटेगोनिस्ट एक्सप्लोर्ड द रीजन ऑफ ओल्ड सिल्क रूट विच वॉज वन ऑफ द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ ट्रेड. इस चैप्टर का नाम, इस आर्टिकल का नाम सिल्क रोड इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो मेन चीफ प्रोटेगोनिस्ट है, जो चीफ हीरो है निक मिडल्टन, वो उस रास्ते से कैलाश मानसरोवर जाते हैं, उस रास्ते को ट्रैवल करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उस रास्ते को एक्सप्लोर करते हैं जो कि हिस्टोरिकल रूट्स, जो कि हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंस प्लेस रखता है, जो कि हिस्ट्री में सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था. पहले वो उस रास्ते को सिल्क रूट से नाम जाना जाता था और वो इम्पोर्टेंट रूट था ट्रेडिंग का, व्यापार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट था. जैसा कि मैं बताई थी समरी वाले वीडियो में, वो उस रास्ते से जाते हैं जो रास्ता तिब्बत से कश्मीर जाता था. एक्चुअली वो रास्ता चाइना से तिब्बत होते हुए, कश्मीर होते हुए, फिर वो गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए, वो ईरान होते हुए उधर यूरोप को जाता था. यानी यूरोप से और चाइना के बीच में, यूरोप और चाइना के बीच में इस जो रास्ते का नाम था सिल्क रोड, इससे व्यापार होता था. और इसका नाम सिल्क रोड इसलिए पड़ा था क्योंकि जो चीफ ट्रेड थिंग था, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तु थी, वो थी सिल्क. सिल्क, चाइना में सिल्क का उत्पादन होता था और यूरोपीय कंट्रीज़ के लोग, यूरोपीय उस सिल्क को चाइना से खरीद के ले जाते थे. और भी बहुत सारी चीज़ें चाइना से खरीद के ले जाते थे और चाइनीज भी बहुत सारी चीज़ें यूरोप से खरीद के अपने कंट्री में ले जाते थे. तो सिर्फ सिल्क का ही ट्रेड नहीं होता था, सिल्क का ही व्यापार नहीं होता था, बहुत सारी चीज़ों का यूरोप और चाइना के बीच में इस रास्ते से व्यापार होता था. मगर मेन व्यापारिक वस्तु सिल्क थी, इसलिए इस रूट का नाम, इस जो ये रूट था, इस रूट का नाम सिल्क रूट था. और कैलाश जाने के लिए निक मिडल्टन तिब्बत से उसी सिल्क रूट जो है, सिल्क रूट उसी रास्ते के से हो करके वो कैलाश जाते हैं. इसीलिए इस आर्टिकल का नाम उन्होंने सिल्क रोड रखा है. सेकेंड क्वेश्चन इज, तिब्बतियन मैस्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनाज इम्पीरियल कोर्ट्स. ये तिब्बतियन मैस्टिफ्स ये क्या है? ये एक डॉग है, डॉग की एक प्रजाति है जो काफ़ी एकदम से खूंखार डॉग्स होते हैं, उनकी एक प्रजाति है मैस्टिफ्स. ये पॉपुलर थे चाइना इम्पीरियल कोर्ट्स, मतलब चाइना के कोर्ट्स, मतलब चाइना के राजमहल में, चाइनीज राजवंश में जो भी राजमहल होते थे वहाँ पे ये डॉग्स तैनात किए जाते थे. क्यों? और इस मैस्टिफ्स को ये लोग देखते हैं जब ये लोग तिब्बत में जब सिल्क रोड से जाते हैं तो वहाँ पे पीक पे कुछ नोमाड्स होते हैं, यानी जनजातियाँ जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हैं, कहीं भी एक जगह स्टे करके नहीं रहती हैं. 10-15 दिन, महीना दिन एक जगह रहती हैं. फिर वहाँ का इनके पास काफ़ी जानवर होते हैं. जब वहाँ की घास ख़त्म हो जाती है तो फिर दूसरी जगह जाते हैं. मतलब यायावर जातियाँ जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हैं, टेंट लगा लगा के रहती हैं. तो वो लोग अपने जानवरों की रक्षा के लिए मैस्टिफ्स पाले रखते हैं, कुत्ते. तो वहाँ पे लोग देखते हैं उनको. फिर बाद में वो बताता है कि ये मैस्टिफ्स चाइनीज राजवंश में काफ़ी पॉपुलर थे. उस समय राजा लोग अपने महलों में इनको रखते थे रखवाली के लिए. तिब्बतियन मैस्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनाज इम्पीरियल कोर्ट्स एज बिग हंटिंग डॉग्स. ये बिग हंटिंग डॉग्स थे. राजा जब हंटिंग पे जाते थे, शिकार करने के लिए भी जाते थे, तो ये डॉग्स उनके साथ जाते थे. ये शिकार को पकड़ने में, कैच करने में राजा की मदद करते थे. दे वर फियरलेस एंड फ्यूरियस विथ बिग जास. ये जो डॉग्स हैं ये काफ़ी ये बिल्कुल नहीं डरते हैं, फियरलेस हैं और फ्यूरियस हैं, काफ़ी अग्रेसिव, काफ़ी खूंखार टाइप के, और इनके जबड़े काफ़ी बड़े होते थे, इसलिए राजा लोग इनको अपने महल में रखते थे. द ऑथर्स एक्सपीरियंस ऑफ होर
was in stark contrast to earlier accounts of the place. कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है दो अपोजिट चीज़ें। ऑथर जब होर पहुंचता है, होर एक जगह थी जो कि डार्चन से पहले थी। होर होर में वो जा करके उसको जो एक्सपीरियंस मिलता है उससे पहले के जो एक्सपीरियंस है उस रास्ते का, उससे अपोजिट, उससे एकदम कंट्रास्ट होता है। क्योंकि उससे पहले वो पूरे सिल्क रूट में बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है, बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल सीन्स उसको दोनों तरफ दिखाई देते हैं। मगर होर बहुत ही गंदी जगह थी, वहाँ पे टूरिस्टों ने बहुत ही गंदगी मचा रखी थी, तो इसीलिए वो इससे पहले की देखी हुई चीज़ों के कंट्रास्ट में था। होर वॉज एन अगली एंड मिजरेबल प्लेस। होर कैसा था? एक बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में था और बदसूरत जगह थी, मतलब सुंदर बिल्कुल नहीं था। विच हैड नो वेजिटेशन एंड जस्ट डस्ट एंड रॉक्स। और होर में कोई भी वेजिटेशन नहीं था, मतलब थोड़ी भी घास या पेड़ पौधे, कुछ भी ग्रीनरी बिल्कुल नहीं था, और चारों तरफ सिर्फ धूल और रॉक्स थे। इट वॉज स्कैटर्ड विथ गैदर्ड रिफ्यूज एंड इट इज लकलेस दैट इट वॉज ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। ये जो मानसरोवर लेक है उसके बगल में ही था होर। मगर यहाँ पे बहुत सारे, वही बता रही थी ना, स्कैट विद गैदर्ड रिफ्यूज। रिफ्यूज यहाँ पे है मतलब जो चीज़ें यूज में नहीं है, मतलब कुछ भी, मतलब ये लिटर, कूड़ा कचरा से भरा हुआ था। जो लोग भी मानसरोवर जाते थे वहाँ पे घूमने के लिए कुछ भी खाए पिए और उसके रैपर्स, पैकेट्स, बोटल्स, वो सब वहीं होर में फेंक देते थे। इसलिए होर, एक तो पहले वेजिटेशन नहीं था वहाँ पे, थोड़ी भी ग्रीनरी नहीं थी, इस वजह से भी सुंदर नहीं था, सिर्फ डस्ट और रॉक्स थे। और दूसरे टूरिस्टों की वजह से भी गंदा हो गया था। द ऑथर वॉज डिसअपॉइंटेड विथ डार्चन। ऑथर डार्चन जब पहुंच जाता है तो वहाँ भी डिसअपॉइंट हो जाता है। क्यों डिसअपॉइंट हो जाता है? ही वॉज डिसअपॉइंटेड विथ डार्चन बिकॉज ही वॉज हैविंग हेल्थ इशूज ड्यू टू चेंज इन एल्टीट्यूड। वो डार्चन जाकर डिसअपॉइंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको हेल्थ की में इश्यूज आने लगता है, उसको हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, यानी कि वो बीमार हो जाता है, उसको प्रॉब्लम आने लगते हैं। क्यों? हाई एल्टीट्यूड की वजह से। डार्चन काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे, काफ़ी ऊंचाई पे था, और ऊंचाई पे जाने की वजह से ऑथर को, यानी राइटर को, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, और कोल्ड की वजह से, ठंड की वजह से उसकी नाक भी जाम हो गई होती है। ही हैड अ कोल्ड एंड वॉज अनेबल टू स्लीप एट नाइट। उनको कोल्ड हो गया था, जुकाम हो गया था, जिसकी वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाए। द प्लेस हैड नो पिलग्रिम्स एंड इट वॉज फिल्ड विथ लोड्स ऑफ रिमेन्स एंड ट्रैश। और उस जगह पे अभी कोई डार्चन में कोई पिलग्रिम्स भी अभी नहीं आए थे, मतलब तीर्थयात्री नहीं आए थे, और वहाँ भी गंदगी भरी हुई थी। The author thought that his positive thinking strangely worked well after all. ऑथर सोचता है कि उसकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, इतना सब उसकी हेल्थ खराब हो जाता है, फिर पिलग्रिम्स को नहीं पाता है, वो कोरा करने के लिए गया है, माउंट जो कैलाश है उसकी परिक्रमा करने के लिए गया है, मगर वहाँ पे बहुत पहले ही पहुँच जाता है, अभी तीर्थयात्री आए भी नहीं होते हैं, तो फिर अकेले कैसे करेगा? अकेले करने में डर है, कहीं तबीयत खराब हो गई तो फिर कौन देखेगा? तो मतलब फिर भी ये सब, खुद की तबीयत खराब हो जाना, वहाँ जा कर के पिलग्रिम्स को ना पाना, इतना सब होने के बावजूद भी वो पॉजिटिव है, मतलब इतना वो है कि नहीं, मैं कोरा करूँगा ही, मैं आया हूँ यहाँ पे तो कोरा करके ही जाऊँगा। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलता है और अंत में उसकी पॉजिटिव थिंकिंग काम करती है और उसको एक साथ ही मिल जाता है। ही थॉट सो because he finally met someone who understood his language and was there to complete the Quora just like him. वो इसीलिए लास्ट में वैसा सोचता है कि मेरे साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, मेरे साथ जितनी भी परेशानी हुई, चाहे हेल्थ इशूज़ हुआ या पिलग्रिम्स का ना पाना हुआ, मगर मैं हमेशा पॉजिटिव रहा, मैं अपने मतलब दृढ़ संकल्प रहा कि मुझे ये चीज़ करना ही है, इसलिए मेरे साथ मुझे रास्ता मिल गया। और मुझे फिर मतलब ऐसा तब सोचता है जब उसको एक ऐसा इंसान मिल जाता है, एक तिब्बतियन है जो कि आया है वहाँ पे कोरा करने के लिए, वो इसको मिल जाता है एक शॉप में, एक कैफ़े में, और वो भी कोरा करने के लिए आता है, और वो इंग्लिश जानता है। तो इंग्लिश जानता है तो इसको फाइनली एक इंसान मिल जाता है जो कि इसकी लैंग्वेज समझता है। तो ये काफ़ी खुश हो जाता है और सोचता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहा। ही मेट नॉर्बो
एट डार्चन्स ओनली कैफ़े। डार्चन में ओनली एक ही कैफ़े था जहाँ चाय कॉफ़ी सर्व होती थी, वहाँ पे वो उसको नॉर्बो मिलता है। नॉर्बो को इंग्लिश आती है, तो ये सोचता है कि मैं पॉजिटिव रहा, इसीलिए मेरे साथ मुझे नॉर्बो मिल गया। अब मैं इसके साथ आराम से कोरा कर सकता हूँ। द पर्पज ऑफ द अथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश। अथर्स की जर्नी मतलब अथर्स का माउंट कैलाश जाने का पर्पज क्या था? द अथर वॉन्टेड टू गो टू माउंट कैलाश टू कम्प्लीट द कोरा। अथर माउंट कैलाश गए थे कोरा करने के लिए। कोरा यानी परिक्रमा। विच इज एन एसेंशियल डिस्प्ले इन बुद्धिज़्म, जो कि बुद्धिज़्म में एसेंशियल है, मतलब नॉट ओनली इन बुद्धिज़्म, इट इज ऑल्सो इन हिंदुइज़्म एंड जैनिज़्म। परिक्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी कोई तीर्थयात्री किसी तीर्थ स्थल पर जाता है, किसी मंदिर में जाता है, तो वो उसकी परिक्रमा करता है। द अथर्स फिजिकल कंडीशन इन डार्चन। अथर की फिजिकल कंडीशन डार्चन में क्या कैसी थी? द अथर वाज इल व्हेन ही रीच डार्चन। अथर जब डार्चन पहुंचता है तो वो बीमार हो जाता है। हिज सीनस वाज वेयर ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर एंड एल्टीट्यूड चेंज। ऊंचाई चेंज होने की वजह से और ठंडी की वजह से उसका एकदम नाक जाम हो जाती है। ही डिड नॉट स्लीप वेल एंड द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द तिब्बतियन डॉक्टर हु गेव हिम सम मेडिसिन। वो पूरी रात सो नहीं पाते हैं और अगले दिन वो एक तिब्बतियन डॉक्टर के पास जाते हैं जो उनको मेडिसिन देता है। द अथर्स मीटिंग विथ नॉर्बो। अथर की नॉर्बो के साथ कैसे मीटिंग हुई? ही वॉज फीलिंग लोनली इन डार्चन एज सैटर्न लेफ्ट फॉर लहासा। जब सैटर्न जो इसका ड्राइवर है लहासा के लिए निकल जाता है तो राइटर अपने आप को लोनली अकेला वहाँ पे महसूस करने लगता है। नो वन न्यू इंग्लिश लैंग्वेज मच इन दैट प्लेस। वहाँ पे कोई भी लोग जो भी थे वहाँ पे शॉपकीपर्स या कोई भी किसी को भी इंग्लिश नहीं आती थी। देयर वर नो पिलग्रिम्स एट दैट टाइम ऑफ द ईयर। और अभी कोई तीर्थयात्री भी नहीं आए हुए थे। ही मेट नॉर्बो एट लोकल कैफ़े। तो एक लोकल कैफ़े में चाय की दुकान पे उसको एक नॉर्बो नाम का आदमी मिलता है। ही वॉज एट डार्चन टू कम्प्लीट द कोरा। वो भी डार्चन में कोरा कंप्लीट करने के लिए आया था। ही वॉज एन एकेडमिक, और वो काफ़ी पढ़ा लिखा था और उसको इंग्लिश आती थी। सैटर्न्स सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी। सैटर्न जो उसका ड्राइवर है उसने किस तरह से ऑथर को, सैटर्न ने कैसे उस ऑथर को सपोर्ट किया, पूरी जर्नी में कैसे सपोर्ट किया। सैटर्न प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग द ऑथर्स जर्नी। ये बहुत ही जो उसका ड्राइवर है सैटर्न, उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ऑथर की पूरी जर्नी में। ही वॉज एन एफिशिएंट ड्राइवर। वो बहुत ही काफ़ी कार्यकुशल, मतलब बहुत अच्छा ड्राइवर था। ही टूक केयर ऑफ द ऑथर। और वो ऑथर का केयर भी करता था। व्हेन ही गॉट इल आफ्टर रीचिंग डार्चन। जब डार्चन में जा करके ऑथर बीमार हो जाता है। ही ऑल्सो इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द प्लेसेस दे वर विजिटिंग इन देयर जर्नी। तो वो जब उस समय बहुत हेल्प करता है। जब ऑथर डार्चन में जाके बीमार हो जाता है उस समय उसका जो ड्राइवर है सैटर्न, वो उसकी काफ़ी हेल्प करता है, उसको ले जाता है डॉक्टर के पास। और रास्ते भर वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो जो प्लेसेस आते रहते हैं वो सब के बारे में डिटेल में बताता रहता है। मतलब एक गाइड का भी काम करता है ड्राइवर के साथ। एक गाइड, एक हेल्पर, एक दोस्त, सब तरह से उसकी हेल्प करता है। मतलब बहुत ही अच्छा ड्राइवर था। Question: As a Buddhist, he told me he knew that it did not really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. वो जो सैटर्न उसका ड्राइवर है वो बुद्धिस्ट था, बौद्ध धर्म को पालन करने वाला था। तो जब इसके ऑथर का, निक मिडल्टन की तबीयत ख़राब हो जाती है डार्चन में जाके, और तो उसको डॉक्टर के पास ले जाता है, फिर मेडिसिन दिलाता है, फिर इसकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो तबीयत ठीक हो जाने पे वो बोलता है कि बुद्धिस्ट की तरह अगर मैं सोचूं तो मुझे कोई मतलब कि कोई मैटर नहीं। आप यहाँ पे अगर मतलब आपकी तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब हो जाती है और यहाँ पे आप भगवान को प्यारे हो जाते, तो एक बुद्धिस्ट के रूप में अगर मैं सोचूं, मतलब बौद्ध धर्म का मानने वाला हूँ, उस नज़रिए से मैं देखूं तो मतलब आपको मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि कैलाश जो है बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पे आकर के कोई मरता है तो उसको सीधे मुक्ति मिल जाएगी। तो उस हिसाब से मैं सोचूं तो कोई मैटर नहीं था। मगर अगर मैं अपने बिजनेस के हिसाब से देखूं, उसका बिजनेस था तीर्थयात्रियों को कैलाश पहुंचाना, तो उस अगर बिजनेस के हिसाब से देखूं तो मेरे बिजनेस को लॉस होता, मतलब क्रेडिबिलिटी मेरी कम होती। क्या मतलब कि ये एक तीर्थयात्री को लेके गया और तीर्थयात्री वहाँ पे मर गया।
तो इससे फिर मेरी गाड़ी में कोई बैठना नहीं चाहता, कोई मेरे साथ जाना नहीं चाहता। तो मतलब मेरे बिजनेस को तो लॉस होगा, मगर अगर बुद्धिस्ट की तरह सोचूं तो आपको मुक्ति मिल जाती। मतलब इतने पवित्र स्थल पे आपकी अगर मृत्यु होती तो आपके लिए अच्छा होता। सैटर्न वाज अ बुद्धिस्ट हु बिलीव दैट डेथ इज नॉट द एंड। सैटर्न एक बुद्धिस्ट था और बुद्धिज़्म में ऐसा माना जाता है कि डेथ एंड नहीं है, डेथ लाइफ का एंड नहीं है, मरने के बाद भी एक और जर्नी स्टार्ट होती है। ही माइट हैव गॉन डायरेक्टली टू हेवन एज कैलाश इज अ होली प्लेस। वही जो मैं बोल रही थी, वो सोच रहा था कि यहाँ पे कैलाश एक बहुत ही पवित्र जगह है, यहाँ पे जो भी मरेगा वो सीधे स्वर्ग में चला जाएगा। ही थॉट इट वुड बी बैड इफ़ द अथर डाइड। मगर फिर भी उसने सोचा कि अगर ये बुरा होगा अगर अथर मर जाता है, बिकॉज इट माइट अफेक्ट हिज बिजनेस, क्योंकि एक उसके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। एंड ही वुड नॉट गेट एनी कस्टमर्स इन फ्यूचर, और उसको फ्यूचर में कोई भी कस्टमर नहीं मिलेगा। ही कुड हैव लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी, और उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से वो बोलता है कि अगर धार्मिक दृष्टि से अगर मैं सोचूं तो आपकी मृत्यु अगर यहाँ पे हो जाती है तो आप सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। मगर अगर मैं अपने बिजनेस के हिसाब से देखूं तो मेरे बिजनेस को लॉस होगा। मतलब आपको तो कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि वो बुद्धिस्ट मृत्यु को जीवन का अंत नहीं मानते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि उसके बाद एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, आदमी हेवन में जाता है, जो बुरे कर्म किए रहते हैं वो हेल में जाते हैं, और कैलाश जैसी पवित्र जगह पे मरने से आदमी सीधे हेवन में स्वर्ग में चला जाता है। ओके, नाउ इट्स क्लियर।